based upon the TCP/IP protocols. So we can have the local area network, wide area network, personal area network, metropolitan area network, and the computers can be homogeneous and they can be heterogeneous also. The computers connect to the internet mostly via the network interface card. At the back plane of the computer chases एक पोर्ट होता है जिसको हम NIC या लैन पोर्ट भी बोलते हैं. उस लैन पोर्ट से हमारा जो कंप्यूटर जो है राउटिंग डिवाइस से कनेक्ट होता है. इट कैन बी अ स्विच और इट कैन बी अ राउटर, सो दैट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द नेटवर्क. इट बिकम्स पार्ट ऑफ द नेटवर्क. सारे के सारे जो कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको अपनी एग्जिस्टेंस का तो पता होता है, उनको ये नहीं पता होता कि और कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो आपके नेटवर्क पर अटैच्ड हैं. सो बेसिकली इट इज लेस ऑटोनॉमस एनवायरनमेंट. एक और तरह का हमारा स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल जो आपका विंडोज NT हुआ करता था, विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज NT जो था वो आपका एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था. वहां पर जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे थे, दे ऑल वर अवेयर ऑफ ईच अदर. They all work and provide features between system across the network. Communication is done via the exchange of messages, and the whole sole illusion is being created as if it is a single system. देखो दोनों में डिफरेंस है. वन इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द अदर वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सारे सिस्टम्स अपने अपने अलग 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 काम करते हैं. दैट इज लेस ऑटोनॉमस. हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर कंप्यूटर अपना काम करता है और नेटवर्क में भी पार्टिसिपेट करता है. जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के केस के अंदर आपका लेस ऑटोनॉमस एनवायरनमेंट है और इस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि वो एक सिंगल सिस्टम ही है जो पूरा का पूरा पूरे ओवरऑल नेटवर्क का कंबाइंड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. इनफैक्ट ये जो विंडोज NT वाले सिस्टम्स हुआ करते थे, दैट वाज नॉट अ सक्सेसफुल initiative of Windows Microsoft, and it failed because it was too slow. ये जो आपका ये जो illusion create करा जाता था सिंगल सिस्टम का क्रिएट होता था, हाफ एन आवर 1 आवर तो इस पूरे सिस्टम को बूट होने में लग जाता था. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. Next we have is the computing environment, client server. Then this environment, client machines are there, and those client machines can communicate to the server for their request. Client sends the request to the server, and server in return gives the response back to the client. जो clients हैं, they can be your intelligent machines also. They can be your dumb terminals also. Dumb terminals do not have any storage capacity or let's say any processing power of their own. They connect to the server for every type of facility which they are looking from the server. फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूट सर्वर सुने होंगे. कंप्यूट सर्वर क्या है? आपने बहुत ही हाई एंड सर्वर मशीन ले ली जो कि सारी कंप्यूटिंग का काम कर रही है, और आपके जो डम टर्मिनल्स हैं वो हर यूजर को प्रोवाइड करवा दिया. हर यूजर को इंडिविजुअल प्रोसेसर वाली मशीन नहीं दी हुई, हर यूजर को सिंपल एक डम टर्मिनल दे दिया जिससे वो अपनी रिक्वेस्ट जो है या अपना काम जो है वो सर्वर को पास ऑन करेगा. सर्वर आपका कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा एंड सेंड द रिजल्ट्स बैक टू द क्लाइंट मशीन. सिमिलरली फाइल सर्वर्स होते हैं. फाइल सर्वर्स क्या करेगा कि आपको जो आपकी जो डम टर्मिनल है वहाँ पे आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क फैसिलिटी नहीं दी हुई है. यू डोंट हैव द फैसिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव द फाइल्स. सो फॉर एवरी स्टोरेज एस्पेक्ट, फॉर एवरी टाइम यू आर ओपनिंग अ फाइल, फॉर एवरी टाइम you are closing a file, reading a file, writing a file, that request goes to the file system server, and from there the file is stored, or from there the file is opened, and the content is being passed to the user. User makes the changes, and all those corrections or all those changes are being saved in the file server itself. That means हमारे डम टर्मिनल्स होते हैं एंड दे आर सप्लांटेड बाय स्मार्ट PCs. यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है
क्लाइंट डेस्कटॉप है या क्लाइंट लैपटॉप है या क्लाइंट का स्मार्टफोन है, थ्रू द नेटवर्क दे आर कनेक्टिंग टू द सर्वर। इनफैक्ट आपके बहुत तरह के अलग अलग सर्वर हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके के सर्वर होते हैं? यू हैव गॉट अ प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर क्या करेगा? लेट्स से एक पूरा फ्लोर है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने हुए हैं, ऑफिस सेटअप है। ऑफिस सेटअप में लेट्स से देयर इज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नियरली 200 पीपल। 200 लोग जो हैं एक ऑफिस में अगर बैठ के काम करते हैं। आई डोंट वांट दैट दोज 200 पीपल हैव देयर ओन प्रिंटर। मैं 200 प्रिंटर तो नहीं लगाना चाहती हर मशीन के साथ। सो व्हाट आई कैन हैव इज अ प्रिंट सर्वर। इट मीन्स मैं एक स्पेशल सर्वर मशीन लूंगी और उस सर्वर मशीन पे मैं जितने भी मेरे पास प्रिंटर्स हैं, लेट्स से 6 to 7 प्रिंटर्स हैं, मैं उन्हीं सारे प्रिंटर्स के जो ड्राइवर्स हैं उस सर्वर पे इंस्टॉल कर दूंगी। And now all the computers, they are connected to this print server. Anyone who wants to access to the printer, they send their request to the print server, and depending upon selection and the type of printer, print is being taken from that particular printer. पता नहीं, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो। जब हम प्रिंट करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जितने भी आपके प्रिंटर्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं या जितने भी प्रिंटर्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं वो सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाता है। एंड इन द प्रिंट स्टेटमेंट आप प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी आउटपुट जो है वो कौन से प्रिंटर पे आनी चाहिए। Are you getting what I'm saying? I'm just giving you examples of various client server architectures, या फिर मैं आपको examples दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम किस किस तरह की सर्वर मशीन्स लगा सकते हैं। Similarly, we have database server. Database server का मतलब क्या हो गया कि इंस्टेड आपकी कंपनी का एक बहुत बड़ा सा डेटाबेस है, सारे एम्प्लॉइज को उसी डेटाबेस को एक्सेस करना होता है। लेट्स से कंपनी ने एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स कौन से हैं, कौन सी स्टेट के हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए, क्या उनका बिल अमाउंट है, कितना उनका बैलेंस चल रहा है, एंड सो ऑन। लेट्स से एक डेटाबेस क्रिएट किया था। डेटाबेस को भी आप सिर्फ एक टेबल मान लीजिए, बट मेरे को ये जो डेटाबेस चाहिए जो था ये सारे के सारे यूजर्स के लिए चाहिए। क्या मैं सारे यूजर्स को इंडिविजुअल कॉपी दे दूं? जब मैं सारे यूजर्स को इंडिविजुअल कॉपी दे दूंगी तो इट विल बी लाइक कि हर यूजर के पास अपनी इंडिपेंडेंट कॉपी है, वो जो भी चेंजेस कर रहा है वो दूसरों को तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रही। तो दैट मीन्स इस सिचुएशन में तो इनकंसिस्टेंट कॉपी हो जाएगी। मैंने अपनी लोकल कॉपी में चेंज कर दिया, किसी दूसरे ने अपनी लोकल कॉपी में चेंज कर दिया, मैंने एक कस्टमर की डिटेल्स को एडिट किया, दूसरे ने दूसरे कस्टमर की डिटेल्स को एडिट किया। बट दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। माई रिक्वायरमेंट इज कि सबके पास एक कॉमन कंसिस्टेंट कॉपी होनी चाहिए। तो उस डेटाबेस को मैं एक डेटाबेस सर्वर पे डाल दूंगी एंड ऑल द मशीन्स आर एक्सेसिंग टू द डेटाबेस वाया द डेटाबेस सर्वर। क्लियर हो गया? इसी तरह से हमारे प्रॉक्सी सर्वर्स भी होते हैं, इंटरनेट सर्वर्स भी होते हैं। इंटरनेट सर्वर्स का मतलब क्या हो गया कि आप जितने भी आपकी डंप टर्मिनल्स हैं दे कनेक्ट टू द इंटरनेट सर्वर एंड देन इंटरनेट सर्वर दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। आपका जितना भी नेटवर्क का ट्रैफिक होगा, आपका जितना भी इंटरनेट के लिए ट्रैफिक होगा वो सब आपका इंटरनेट सर्वर से रूट होके फिर आ। क्लियर हो गया? दैट मीन्स आप जितना भी यूजर्स उस इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं आप उस ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो और फायरवॉल भी लगा सकते हो। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये फेसबुक है ना, फेसबुक से पहले ऑलमोस्ट 10 to 12 years बैक देयर वाज अ साइट व्हिच वाज वेरी पॉपुलर, दैट वाज ऑरकुट कुछ भी आप बोल सकते हो। सुना हुआ है आपने? किसी बच्चे ने सुना हुआ है ऑरकुट या ऑरकुट? क्या थी वो साइट बेटा? It was a little similar to Facebook, किसी तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट ही थी। पर्सनली आई हैव नॉट एक्सेस्ड, बट देयर वाज अ क्रेज अमंग द स्टूडेंट्स कि उस पर्टिकुलर साइट पे जाके सब बच्चों ने अपने अपने लॉगिन्स बनाए हुए थे। और उस टाइम पे मैं आज से लगभग कम से कम 12-13 साल पहले की स्टोरी बता रही हूँ। उस टाइम पे मोबाइल पे भी इंटरनेट ना इतना कॉमन नहीं हुआ करता था और इस तरह के इतने स्मार्ट डिवाइसेस भी नहीं हुआ करते थे। वो जो नम कीपैड वाले जो डिवाइसेस थे वो होते थे विद अ वेरी स्मॉल स्क्रीन। इस तरह की जो बिगर स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, स्मार्ट डिवाइसेस, इस तरह के मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। तो इंटरनेट के लिए जो स्टूडेंट्स होते थे वो मोस्टली कंप्यूटर लैब पे डिपेंडेंट करते थे।
तो जो हमने इंटरनेट का प्लान लिया हुआ था ना, वो पूरे पूरे 1 मंथ का था और उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ बैंडविड्थ की कैपेसिटी मिली हुई थी। बट व्हेन वी ऑब्जर्व कि वो जितनी भी कैपेसिटी थी दैट वाज गेटिंग एग्जॉस्टेड विद इन अ वीक और सो। 3 4 5 दिन में सारी की सारी बैंडविड्थ जो थी वो हमारी एग्जॉस्ट हो जाती थी, क्योंकि बच्चे सारा टाइम उस पे सिस्टम्स पे बैठ के और पे अपना काम करते थे। ये हमें तब पता चला जब हमने अपने वेब सर्वर के लॉग्स को एनालाइज किया। वेब सर्वर पे लॉग्स मेंटेन होते हैं और उस वेब सर्वर पे हमने लॉग्स को रियलाइज किया कि सारा का सारा ट्रैफिक जो था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट के लिए जा रहा था। देन वी रियलाइज कि इस पर्टिकुलर साइट को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा एंड देन वी पुट द फायरवॉल और हमने उस पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करवाया। सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड हियर इज कि आप अपने वेब सर्वर्स को भी एम्प्लॉय कर सकते हो। वेब सर्वर का मतलब क्या है कि आपके डम टर्मिनल्स जो हैं उन सब का ट्रैफिक जो है वो वेब सर्वर के थ्रू आगे जो है वो इंटरनेट पे पास ऑन किया जाएगा। अब आपका ये जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है ये 2 तरीके से हो सकते हैं। इट कैन बी अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, दैट मीन्स कि आपकी एक स्मार्ट मशीन है जिसको मैं सर्वर बोलती हूँ, जिसके पास एक्सेसिव पावर, प्रोसेसिंग पावर भी हो सकती है, स्टोरेज पावर भी हो सकती है, वेब सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी हो सकता है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, और बाकी की डंप मशीन्स होंगी जो कि क्लाइंट की तरह से वर्क करेंगी। क्लाइंट मशीन जो है वो रिक्वेस्ट करेगी और जो पावरफुल मशीन जो सर्वर मशीन है वो रिस्पॉन्ड बैक करेगी। ठीक है। Other type of computing environment here it can be peer to peer। P2P लिखा हुआ है ना, peer to peer, P2P बोले तो peer to peer environment, जहां पर there is no distinguish between the client and server। कोई client नहीं है, कोई server नहीं है, सारी machines जो है वो peers हैं। ठीक है। मेरे पीयर्स कौन से हैं? मेरे जो कॉलेज में मेरे साथ के जो टीचर्स हैं। तुम्हारे पीयर्स कौन से हैं? तुम्हारी क्लास के जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारे पीयर्स हैं। तो ऑल आर पीयर्स टू ईच अदर। कोई भी उसके अंदर क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है। किसी टाइम पे मुझे डेटा चाहिए तो मैं क्लाइंट बन जाऊंगी, जिस मशीन पे डेटा है वो सर्वर बन जाएगा और वो मुझे डेटा पास ऑन कर देगा। नेक्स्ट इंस्टेंस पे दूसरी मशीन जो अभी सर्वर की तरह काम कर रही थी उसको डेटा चाहिए तो क्लाइंट बन जाएगी। मेरे पास अगर डेटा है तो मैं सर्वर की तरह से बिहेव कर लूंगी। दैट मीन्स ईच मशीन कैन एक्ट एज द क्लाइंट और सर्वर और बोथ। इट मीन्स हमारी सारी की सारी मशीन्स हैं, तुम चेक करो सारी मशीन्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। सो जब एक नोड जिसको पीयर टू पीयर नेटवर्क में ज्वाइन करना होता है तो क्या होता है? पीयर टू पीयर में सारी मशीन्स बराबर हैं। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, देयर इज नो अ डेडिकेटेड मशीन लाइक सर्वर, देयर आर नो डम मशीन्स लाइक क्लाइंट। सारी मशीन्स जो है वो बराबर हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का ही एक आपके पास एग्जाम्पल है। सो अगर एक मशीन जो है उसको नेटवर्क में उसने ज्वाइन किया और उसको एक पर्टिकुलर सर्विस चाहिए, तो देयर आर 2 ऑप्शंस। First is this type of topology, this type of client, this type of peer-to-peer network maintains a central lookup service. Any new client machine that is joining the network, it contacts to the central lookup service and registers its services to the central lookup service। बेसिकली एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसके पास ये सब मेंटेन्ड है कि कितनी मशीन्स, क्लाइंट मशीन्स जो हैं वो मुझसे कनेक्टेड है और हर क्लाइंट मशीन के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए के पास एक तरह का प्रिंटर लगा हुआ है डॉट मैट्रिक्स, क्लाइंट बी के पास एक लेजर प्रिंटर लगा हुआ है, क्लाइंट सी के पास लेट्स से स्कैनर अटैच्ड है, क्लाइंट डी के पास लेट्स से वेबकैम अटैच्ड है एंड सो ऑन। हर प्रिंटर के पास क्या क्या फैसिलिटीज अटैच्ड हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपने एक सेंट्रल लुकअप सर्विस के पास लगाया हुआ है। किसी भी क्लाइंट को अब अगर रिक्वेस्ट करना है तो वो सेंट्रल लुकअप सर्विस पे रिक्वेस्ट करेगा और सेंट्रल लुकअप सर्विस रिप्लाई करेगा कि वो पर्टिकुलर सर्विस कौन से सिस्टम पे मिलेगी। Then the client machine will request to the specialized system where that particular service is available and get access to the service। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? सेंट्रल लुकअप सर्विस नहीं है
कोई भी एक मशीन जो सिस्टम में नई लेट से एंटर होती है और उसको किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, इट विल सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल द क्लाइंट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क टोपोलॉजी. इट इज लाइक अ डिस्कवरी प्रोटोकॉल. मैं नई नई क्लास में आई हूँ तो मैं क्लास में ब्रॉडकास्ट करूंगी मैसेज कि लेट से मेरी पेंसिल जो है वो गुम गई है और किस बच्चे के पास है. ये हो गया डिस्कवरी प्रोटोकॉल. एक है सेंट्रल लुकअप सर्विस. सेंट्रल लुकअप सर्विस के अंदर एग्जांपल, मेरा अगर कुछ सामान मिसिंग है तो मैं सीआर को कंप्लेंट करूंगी. सीआर जो है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि किसी बच्चे को क्या मिसिंग पेंसिल मिली है क्या, और वो मुझे रिप्लाई करेगा कि हाँ तुम्हारी पेंसिल इस स्टूडेंट के पास है, जाके उससे ले लो. There are two scenarios. One is the discovery process, the other one is the central lookup. Central lookup के अंदर एक central repository है जो कि सारी information को maintain कर रही है. मैं उससे connect करूंगी, client machine उससे connect करेगा, will get the information और फिर मैं दोबारा उसी client machine से communicate करूंगी. The other option, it is a broadcast message to all the connected client machines. It is like a discovery protocol. ठीक है. ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपको चैप्टर में भी अच्छे से दिया हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगी ये सब चीजें. ये यहाँ पर आपको ये सारा दिया हुआ है, ये सारा आपको समझ में आएगा डिस्कवरी प्रोटोकॉल वगैरह. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज virtualization. Virtualization is a concept which allows the multiple operating system to run as applications within other operating system. आपने जो क्रिएट किया, कितने बच्चों ने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली है? लक्षिता, विनीता, मीनाक्षी, कितने बच्चों ने टेल सीआर, कैन यू प्लीज मेक अ काउंट टू मी, गिव अ काउंट टू मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिएटेड द मशीन? सीआर, आई एम वेटिंग फॉर आंसर बेटा. लक्षिता आप क्लास में हो? लक्षिता आप एक बार मुझे काउंट करके बताओ कितने बच्चों ने. 14 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड. तो मैं ये प्रिज्यूम कर लूं 14 स्टूडेंट्स की या 15 स्टूडेंट्स की बन चुकी होगी. 16. एक असाइनमेंट शेयर किया था मैंने आपसे, रिमेम्बर? हाँ, बट ग्रुप का लैब नहीं था, तो दैट्स व्हाई इंस्टॉल लिनक्स एंड एवरीथिंग हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, बट नाउ लैब नहीं था तो नहीं, मैं समझी नहीं. मशीन तो नहीं बताई, लैब के बिना बताई थी. ये तो करनी ही थी ना बेटा हमें. yes ma'am, we have installed that. Group have also installed, right? Yes ma'am, we all have. So nearly I can see 15, 16 students have created. What about rest? We have 55 students in our class. Can I expect this much? कि जिन स्टूडेंट्स का हो गया होगा, they can help others for the creation of virtual machine. ठीक है. तो प्लीज इतना आप लोग मेरे लिए काम करेंगे. जो भी स्टूडेंट्स जिनकी वर्चुअल मशीन अभी क्रिएट नहीं हुई है, यू ऑल कैन सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, दोस्त and I have created an assignment. मैंने क्लासरूम में एक असाइनमेंट क्रिएट किया था, हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन का. नो मैम, नहीं किया. सो मैं आई विल क्रिएट एन असाइनमेंट. ये असाइनमेंट जो है वो 5 मार्क्स का होगा. मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का. यू ऑल विल राइट द स्टेप्स. आप सारे जो है वो स्टेप्स लिखेंगे उसके अंदर और अपनी मशीन जो है, जो फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे. एंड टुडे इज 26th. कैन आई एक्सपेक्ट दिस टू बी डन बाय 31st? बिकॉज हमारे प्रैक्टिकल्स भी अब स्टार्ट होने ही वाले हैं. हम सेकंड चैप्टर आज मोस्ट लाइकली स्टार्ट कर देंगे. यस मैम.
ठीक है. सो डेडलाइन मैं आप लोगों को, या लेट्स से मैं 1 वीक की एक डेडलाइन दे दूंगी. सो टुडे इज थर्सडे, सो बाय नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों का वीएम वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, अलोंग विद द फाइल जिसके अंदर आप स्टेप्स मेंशन करोगे कि आपने फाइल अपना वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट किया था. डन. एंड दिस असाइनमेंट कैरीज 5 मार्क्स फॉर द लैब की है ये 5 मार्क्स, याद रखना. तुम्हें अपना असेसमेंट पैटर्न पता है ना? I mean, 25 marks for the theory internal, 25 marks for the practical which you will be performing during the practical exam, and 25 marks are for the practical internal assessment. ओके. किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, बट अदरवाइज मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है. मैं इसी बेसिस पे करूंगी. एंड लेट मी टेल यू एवरी टाइम दैट दिस इज कंटिन्यूअस असेसमेंट. चलें आगे. ओके. तो कहाँ से मैं जंप करके आई थी? वर्चुअलाइजेशन से. आपने वर्चुअलाइजेशन में क्या किया था? ये जो आपने जो वर्चुअल मशीन बनाई थी, वर्चुअल मीन समथिंग विच इज नॉट ट्रू. सो बेसिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया है. This is known as virtualization, and the base operating system is known to be your host operating system, और उसके ऊपर आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है वो कहलाता है आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. सो बेसिकली इट allows the operating system to run applications within other operating system. अब आपने जो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ एप्लीकेशन. जैसे आपके बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, ऐसे आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह से आपके एक एप्लीकेशन की तरह से ही चल रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर आपको एम्यूलेशन की जरूरत होती है. एम्यूलेटर या वर्चुअल एम्यूलेटर वो क्या करता है, आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के, या ये कहना चाहिए सोर्स को टारगेट के हिसाब से कन्वर्ट करता है, कमांड्स को कन्वर्ट करता है. आपने अपनी कमांड्स क्या करी? लेट्स फॉर एग्जांपल आप यूनिक्स पे काम कर रहे थे वर्चुअल मशीन पे, आपने वर्चुअल मशीन में कोई कमांड टाइप करी, इंटरनली वो किस तरह से में कन्वर्ट हुआ? वो विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट हुआ, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो काम जो था वो हार्डवेयर से करवाया. ठीक है. इंटरनली आपका एक होस्ट मशीन है और आपकी एक गेस्ट मशीन है. गेस्ट मशीन में आप जो भी कमांड फॉर वन प्लेटफॉर्म टू रन ऑन अनदर. आप एक ही, आप जरूरी नहीं है आप एक ही मशीन बना सकते हो. आप अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 3-4 अलग अलग तरह की मशीन, मैं उबंटू भी डाल सकती हूँ, मैं रेड हैट लिनक्स भी डाल सकती हूँ. मुझे ये बताओ, आपने लाइनक्स के कौन कौन से वर्जन्स और फ्लेवर्स सुने हुए हैं? लाइनक्स के अलग अलग वर्जन्स और फ्लेवर्स सुने हुए हैं आप लोगों ने? नो मैम. नहीं सुने हुए? अरे ऐसे कैसे रह गया ये? आई मीन चलो, यहाँ पर रेड हैट सुना हुआ है? सुना हुआ है? नो मैम. but ma'am not. ओ बाप रे बच्चों, तुमको तो अपनी जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. लाइनक्स क्या है? लाइनक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर सेमी प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स. हाँ, so many a times it is also known as OSS या फिर FOSS, free open source software. That means we don't have to pay for the license fees for using the Linux. Linux is freely available on internet, and I can very easily install this on my computer. That means I don't have to pay anything for using Linux operating system. Linux जो था वो एमटेक का एक स्टूडेंट था, रॉबर्ट रोवर्ड, उसने अपने एमटेक के प्रोजेक्ट में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था. लाइनक्स से पहले आपका कौन सा सिस्टम हुआ करता था? यूनिक्स. ये यूनिक्स सुना हुआ होगा या यूनिक्स भी नहीं सुना हुआ? यूनिक्स भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था.
and it was written in C लैंग्वेज में लिखा हुआ था. एंड यूनिक्स वॉज क्रिएटेड बाय द सेम टीम जिन्होंने सी लिखी थी, डेनिस रिची. ठीक है, he was the same fellow जिसने सी लैंग्वेज भी बनाई थी एंड लेटर ऑन सी लैंग्वेज के फंक्शंस को ही यूज करके क्रिएटेड द यूनिक्स एनवायरनमेंट. यूनिक्स कैसा था आपका? यूनिक्स जो था वो बेटा आपका एक तरह से ये कहना चाहिए मुझे, यूनिक्स जो था वो आपका CUI इंटरफेस था. CUI का मतलब क्या हो गया? CUI का मतलब क्या हो गया? एनीवन? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हो गया? आई कैन ओनली इंटरैक्ट विद द सिस्टम यूजिंग कीबोर्ड. दैट मीन्स मैं अपने कैरेक्टर्स को यूज करके, नंबर्स को यूज करके, कमांड्स को यूज करके अपने उससे इंटरैक्ट कर सकती हूँ सिर्फ. ठीक है, लेटर ऑन जब एक बारी वो आ गया, फॉर एग्जाम्पल माउस आ गए, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गए, तो क्या किसके इसका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ? देन वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ GUI. GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के केस के अंदर आपको एक डेस्कटॉप जैसी चीज मिल गई, पॉइंटिंग डिवाइसेस मिल गए. पॉइंटिंग डिवाइसेस के आप अपने आइकन्स को डबल क्लिक कर सकते थे, आप अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे एंड सो ऑन. सो बेसिकली यूनिक्स जो था वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था. लाइनिक्स जो था, जो कि उस स्टूडेंट ने अपने एमटेक के प्रोजेक्ट में बनाया था, उसने उसका GUI इंटरफेस बना दिया था पूरा. लेटर ऑन वेरी बेटा कहीं से कहीं ना नॉइस आ रही है, जिसका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर लो. सो फिर बहुत सारी कंपनीज ने लाइनेक्स के अलग अलग फ्लेवर्स और वर्जन्स निकालने शुरू किए. जैसे कि सारी कंपनीज ने वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ले लिया, अपनी तरफ से कुछ कुछ एडिड चीजें डाल के अपने नए नए लाइनेक्स के वर्जन्स निकालने शुरू कर दिए. जैसे रेड हैट लाइनेक्स जो है, ये एक कंपनी रेड हैट करके ना कंपनी है, उसने ये लाइनेक्स का वर्जन निकाला. देन वी हैव SUSE लाइनेक्स, देन वी हैव CentOS, देन वी हैव Fedora, then we have Ubuntu, then we have Mandrake, and so on. More than I can say 20 to 30 type of Linux versions exist. Linux के इतने versions जो हैं वो exist करते हैं. आपका एक ये छोटा सा होमवर्क है, गूगल करेंगे और आपको मिल जाएगा कि Linux के कौन कौन से versions जो हैं ये exist करते हैं. लाइनेक्स के कौन कौन से वर्जन्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं. ये आपका होमवर्क है, जिसके अंदर से सिर्फ 4 या 5 जो है 6 मैंने आपको बताए हैं, बाकी के वर्जन्स आपको खुद एक्सप्लोर करने हैं. ये आप नेक्स्ट अपनी थ्योरी क्लास के लिए प्रिपेयर करके आएंगे. कल ही तो है ना क्लास, उसके लिए होमवर्क है, ये आप प्रिपेयर करके आएंगे. ठीक है, सो जहां से मैं आई हूँ मैं वापस वहीं पे ही जाती हूँ. जस्ट क्लोजिंग इट. I'm just closing it. ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक होस्ट मशीन के ऊपर एक ही गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो. आप अपनी एक होस्ट मशीन के ऊपर 3, 4, 5 तरह के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हो. इस एग्जाम्पल पे आइए. ये आपका कन्वेंशनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है. आपका एक हार्डवेयर था, उसके बाद आपका एक कर्नल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, और फिर यहाँ पर आपका ये बहुत सारी प्रोसेसेस हैं. ये मैं किसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ बेटा आपको? ये किसका स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने? मेमोरी का. बेटा ये मेमोरी का मेरा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मैं ये कह लो इन जनरल कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर का मैं दिखा रही हूँ. नीचे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर बोले तो कि आपकी एक कर्नल की लेयर होती है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, एंड देन वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस जो कि ऑपरेटिंग सर्विसेज को यूज करती हैं. बट व्हेन आई एम टॉक
about virtualization, I've got one layer of hardware, then I have got virtual machine manager. इस डायग्राम से भी पहले मुझे इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। देखो, वर्चुअल मशीन ना आपकी दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी योर बेयर मेटल और इट कैन बी योर होस्टेड। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों समझा रही हूँ और उसके बाद तुम मुझे बताओगे कि तुमने कौन से तरह का वर्चुअलाइजेशन किया बनाया है अपनी मशीन पे, इधर टाइप 1 और टाइप 2, ये तुम मुझे बताओगे। टाइप 1 क्या है? बेयर मेटल। बेयर मेटल का मतलब क्या हो गया कि आपने एक हार्डवेयर की लेयर तो आपके पास थी, उसके ऊपर एक आपने हाइपरवाइजर डाला। हाइपरवाइजर इज वर्चुअल मशीन मैनेजर और द एम्यूलेटर, जो कि आपको उसके ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाइपरवाइजर इज नथिंग, इट इज ओरेकल का जो आपने वीएम बॉक्स डाला था ना, वो आपका हाइपरवाइजर है। ओरेकल का जो आपने वीएम मैनेजर या वीएम बॉक्स डाला, वर्चुअल बॉक्स डाला था, पर आपका एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने कोई ना कोई अपना वर्चुअल मशीन मैनेजर की एक लेयर डाली है और फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। अब आप मुझे सोच के बताओ आपने किस तरह का डाला है? आपने टाइप 1 मशीन क्रिएट करी है या टाइप 2 के हिसाब से वर्चुअलाइज क्रिएट करी है? मैम टाइप 2। टाइप 2, बाय टाइप 2, बाय टाइप 2। मैम क्योंकि लिनक्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैम इंस्टॉल की है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जैक्टली तो हमने सिंपल अपना ऐसा नहीं किया कि हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, हमने पहले अपनी होस्ट मशीन ली थी, उस होस्ट मशीन के ऊपर मैंने एक हाइपरवाइजर की लेयर डाली। हमारे केस में हाइपरवाइजर कौन सा था? कौन सा हाइपरवाइजर यूज किया आप लोगों ने? ओरेकल का वीएम बॉक्स जो है वो आपने हाइपरवाइजर यूज किया और उसके ऊपर आपने उबंटू की गेस्ट मशीन डाली है। तो इंस्टेड ऑफ वन गेस्ट मशीन आई कैन हैव मल्टीपल गेस्ट मशीन्स। ये वाले डायग्राम पे आ जाओ। अब अपना जो बी वाला जो डायग्राम है, उस डायग्राम को मुझे एक बार देख के बताओ। बी वाला डायग्राम जो टाइप 1 है, टाइप 2 दिखाया हुआ है। हार्डवेयर के ऊपर सीधा क्या डाल दिया है मैंने? वर्चुअल मशीन मैनेजर, वीएमएम। हार्डवेयर के ऊपर मैंने सीधा वीएमएम डाल दिया है और ये यहाँ पर हाइपरवाइजर बोल रही हूँ या मैं वीएमएम बोल रही हूँ, इट मीन्स द सेम थिंग। यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन मैनेजर बोला हुआ है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने में, वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने में जो हेल्प कर रहा है, दैट बिकम्स योर वीएमएम। और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पर भी हाइपरवाइजर है और हाइपरवाइजर मीन्स द सेम थिंग, आपका वो वीएमएम है जो कि आपको वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने में, वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली अब मुझे देख के बताओ, जो बी वाला जो डायग्राम है वो किस चीज का डायग्राम है? होस्टेड है या बेयर मेटल है? मैम बेयर मेटल। होस्टेड है, बेयर मेटल है? हम बेयर हम मेटल hosted हार्डवेयर के ऊपर hosted है। हमारा बेटा होस्टेड ये है, बेयर मेटल ये है। होस्टेड केस के अंदर आपने, होस्टेड के केस के अंदर आपने एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, दैट इज द टर्म होस्टेड। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो होस्टेड होगा। यहाँ पर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर दिख रही है? यस मैम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे क्यों नहीं दिख रहा? या तो सीधा मुझे हार्डवेयर के ऊपर वीएमएम की लेयर दिख रही है, हार्डवेयर के ऊपर मुझे सीधा हाइपरवाइजर या वीएमएम की लेयर दिख रही है, सो इट विल बिकम द बेयर मेटल। बेटा कहाँ पे कंफ्यूजन है? तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो आपको वर्चुअलाइजेशन दिखाया हुआ है, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है और बुक की डायग्राम को मोर एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक एडिशनल डायग्राम लिया हुआ है ताकि तुम्हें दोनों तरह की वर्चुअलाइजेशन समझ में आए। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने टाइप 2 का वर्चुअलाइजेशन क्रिएट किया है अपनी लैब क्लास के लिए। ठीक है, हमने टाइप 2 तरह का वर्चुअलाइजेशन जो है वो क्रिएट किया है और यहाँ पर आपको टाइप 1 का वर्चुअलाइजेशन दिखाया हुआ है। आपकी जो बुक है उसके अंदर हार्डवेयर है, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन मैनेजर है। वर्चुअल मशीन मैनेजर के ऊपर एक और वर्चुअल मशीन
मशीन की लेयर है, दैट मीन्स आप अलग अलग वर्चुअल मशीन्स डाल सकते हो। मैंने उबंटू भी डाल दिया, मैंने मैक ओएस भी डाल दिया, मैंने फॉर एग्जांपल विंडोज भी डाल दिया। उन सब की अपनी अपनी कर्नल की लेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेयर है, एंड द प्रोसेसेस आर रनिंग इन डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। वीएमएम का क्या काम है, वर्चुअल मशीन मैनेजर का क्या काम है कि ये अलाउ करता है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो रन कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये मेरा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था बेटा। यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का बॉस था। सारे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, आपके तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 3 वर्चुअल मशीन्स हैं, यानी कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उनको एक कॉमन सेट ऑफ हार्डवेयर पूल को एक्सेस करना है। सो वीएमएम रन्स द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजेस देयर रिसोर्स यूज एंड प्रोटेक्ट each guest from each other। यहाँ तक जी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर जिस बच्चे को समझ में आ गई है वो प्लीज मुझे बताएं, नहीं तो आई कैन एक्सप्लेन। फटाफट से देखो, लाइन को पढ़ो, नहीं समझ में आती तो मुझे बताओ। मैम जो डिफरेंट वीएम की मशीन हम डाउनलोड करेंगे वही हमारा गेस्ट हाँ एग्जैक्टली बेटा, जो यहाँ VM1, VM2, VM3 लिखा हुआ है ना, वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे। ओके मैम। देन होस्ट सिस्टम क्या होता है बेटा? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाया ही नहीं हुआ। जो हमने जो अपने लैब के लिए क्रिएट किया है उसमें तुम लोगों के पास मोस्टली के पास विंडोज था, विंडोज के ऊपर विंडोज मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, और उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के ऊपर आपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था। ओके मैम, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब ये मैम, 3 गेस्ट बोलो। जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो अपना सोर्स खुद ही मैनेज करेगा मैम, मतलब वो कन्वर्ट नहीं करेगा होस्ट के लिए? होगा ना, तो इन सब कामों के लिए तो वीएमएम होता है बेटा। ओके जब होस्टेड होगा तो होस्ट भी होगा और गेस्ट भी होगा, और मैपिंग बिटवीन द टू इज टेकन केयर बाय वीएमएम। मैपिंग बिटवीन द टू, देखो ये ना अभी के लिए तुम अच्छा इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि जो एक एग्जांपल देती हूँ, जो मेमोरी है, रैम जो है वो मान लो 0 से लेके 1000 तक की है, ठीक था? 0 से लेके 1000 के लिए 0 से लेके 400 जो था वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की थी। जो हम हमेशा बोलते थे लो एंड ऑफ द मेमोरी पे आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उससे रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर्स रहेंगे, इंटरप्ट रहेंगे, ये सब चीजें, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स वाली चीजें रहेंगी। ठीक था? जब हमने बात करी थी कि हमारी जो मेमोरी होती है उसकी लो एंड पे हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी इस तरह वाली चीजें रहेंगी। बाकी कितना बच गया? 0 से 400 तो ओएस की लेयर रह गई, बाकी कितना बच गया? 600 के केस के अंदर मैं मानती हूँ कि 401 से लेके 600 तक मैंने एक वीएम को दे दिया, 601 से लेके 800 तक मैंने दूसरे वीएम को दे दिया, 801 से लेके 1000 तक मैंने तीसरे वीएम को दे दिया। अब हर उसको क्या लगता है, जो VM1 है उसके हिसाब से उसको 0 to 200 के एड्रेसेस मिले हुए हैं, VM2 को भी 0 से लेके 200 के एड्रेसेस मिले हुए हैं, VM3 को 0 से लेके 200 के एड्रेसेस मिले हुए हैं। एनी टाइम अ रिक्वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम VM2, लेट्स से जो उसका 1 था वो होस्ट मशीन के हिसाब से 601 है, जो VM3 का 1 है वो होस्ट मशीन के हिसाब से 801 है, जो VM1 का 1 है वो होस्ट मशीन के हिसाब से 401 है। सो बेसिकली ये जो मैपिंग का जो काम कर रहा है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चल रहा है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चल रहा है, उन दोनों के एड्रेसेस अलग हैं। हर एक को लगता है मेरे तो 0 से 200 तक के हैं, मेरे तो 0 से 200 तक के हैं, बट वो जो 0 से 200 तक के हैं मेमोरी में तो कहीं ना कहीं तो मैप करवाना पड़ेगा। तो ये जो मैपिंग का जो काम जो होता है, ये सारा मैपिंग का काम करवाता है आपका VMM। कितने बच्चों को ये बात क्लियर होती है? यस मैम।
ठीक है, तो यस मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपकी इस वर्चुअलाइजेशन की। डन। बेसिकली आपका जो जो ये वर्चुअलाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक अपना एप्लीकेशन बनाया और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा वो एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा बिहेव कर रहा है। तो मैंने एक 3-4 अलग-अलग मशीन्स लेने की बजाय मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या थी। तो वन ऑप्शन इज कि या तो मैं 4 अलग-अलग मशीन्स लूँ या फिर मैं एक ही मशीन पे 4 अलग-अलग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उस सबकी परफॉर्मेंस देख लूँ। ठीक है, डेवलपिंग ऐप फॉर मल्टीपल ओएस विदाउट हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स, ये आपका एक एडवांटेज है। यहाँ पे एक और लाइन दी हुई है कि आपने से एक एप्पल का लैपटॉप लिया और उसके ऊपर मैक का होस्ट ओएस चल रहा है और उसके ऊपर विंडोज का आपने गेस्ट डाल दिया और उबंटू भी एज ए गेस्ट ऐप डाल सकते हो। मतलब बेसिकली ये आपको ना आइडियाज दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम वर्चुअलाइजेशन को। वर्चुअलाइजेशन में एक आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स से आपका विंडोज का मैक का ओएस है, उसके ऊपर आप विंडोज डाल के टेस्ट कर सकते हो, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है और आपने उस एप्लीकेशन को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में टेस्ट करना है, तो आप विदाउट हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स आप उसी एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उनको टेस्ट कर सकते हो। QA टेस्टिंग कर सकते हो कि क्या क्वालिटी चल रही है आपके एप्लीकेशंस की विदाउट हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स। एग्जीक्यूटिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट विद इन डेटा सेंटर्स। अब ये विद इन डेटा सेंटर्स की क्या बात है कि आपके सिस्टम्स जो हैं बेसिकली 2-3-4 VMs को सपोर्ट कर पाते हैं। आपने अभी भी देखा होगा अगर आपकी 8 GB रैम थी तो आपने 2 GB रखी होगी गेस्ट ओएस के लिए। कितनी रखी थी, कितनी रिजर्व की थी जिन बच्चों ने इंस्टॉलेशन कर लिया है? मैम 1 आउट ऑफ 8 या 4? 2 out of 8. मैम उसमें CPU का ऑप्शन था वो 1 किया है। CPU में कोर का नंबर ऑफ कोर्स के लिए नहीं, पर वो रैम भी पूछता है। मैम 3 out of 8. 3 out of 8 मोस्टली क्या होता है 1/4 रखते हैं एज ए जनरल नॉमेनक्लेचर, इसको 1/4 रखा जाता है फॉर ईच VM। इट मीन्स मेरी अगर एक डेडिकेटेड मशीन है जिसके ऊपर मैंने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं डाला है, सीधा मैं उसके ऊपर कितने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकती हूँ? 4। तो अब मेरे पास ये 4 अलग अलग मशीन्स क्रिएट हो गई हैं और ये 4 अलग अलग मशीन्स जो है मैं 4 अलग अलग तरह की यूजर्स को दे सकती हूँ। ये मैं अपनी जो 4 मशीन्स जो हैं मैं ये एक ही तरह के यूजर को नहीं, यूजिंग क्लाउड मैं इन चारों मशीन्स को अलग अलग यूजर्स को असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मेरे को मल्टीपल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि डेटा सेंटर में मैं इस मशीन को लगाऊंगी और इस मशीन को मैं 4 अलग अलग तरह की यूजर्स को दे सकती हूँ। डन। नेक्स्ट वी हैव इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का कितने बच्चों को आइडिया है? एनीवन हु कैन आंसर? Cloud is basically your pay per model, pay per use model या pay per model। पेपर मॉडल में मैं पेपर मॉडल नहीं कह रही, मैं ये पे और पर वाला मॉडल बोल रही हूँ, ये वाला दिस वन। जितना यूज करो उतना पे करो। दैट मीन्स जितनी घर में इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उतना हम पे करते हैं, जितना हम अपनी गैस पाइपलाइन से गैस यूज करते हैं उतना पे करते हैं, जितना वाटर कंज्यूम करते हैं उतना यूज करते हैं। तो मैं कंप्यूटर डेडिकेटेड कंप्यूटर क्यों लेके रखूं? जितनी देर मुझे कंप्यूटर यूज करना है मैं उतनी देर के लिए कंप्यूटर यूज करूंगी, उतनी देर का मेरा बिल जनरेट होके आ जाएगा। दिस बिकम्स योर क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स कंप्यूटिंग जो है वो आपके पास नहीं है, आप कंप्यूटर आपके पास नहीं रखा हुआ, आपने एक सिंपल एक थिन क्लाइंट लिया हुआ है और इस थिन क्लाइंट को यूज करके आप अपनी स्पेशलाइज्ड मशीन को, जो कि कहीं भी किसी भी रिमोट लोकेशन पे पड़ी हो सकती है, किसी भी डेटा सेंटर में हो सकती है, वहां पर मैं अपने मशीन्स को लेके और अपना काम करवा सकती हूँ। सो बेसिकली आपको क्या 3 ऑप्शंस मिलती हैं? आई कैन हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मेरे को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। सुना हुआ है या नहीं सुनी हुई ये टर्म्स आप लोगों ने?
यस मैम, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है। Yes, ma'am. क्लाउड कंप्यूटिंग सुना हुआ है, और ये तीनों टर्म सुनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नो मैम। नहीं सुना हुआ? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। सो बेसिकली क्या है, मुझे एक स्पेशलाइज्ड मशीन की ज़रूरत है। मैं अपने मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस पे लेट से काम कर रही हूँ, और उसके लिए मुझे एक हाई एंड मशीन की ज़रूरत है। बट हाई एंड मशीन खरीदना इज़ टू मच फॉर मी, और स्पेशली जो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए मेरे को एक मशीन इसकी ज़रूरत थी, जो शायद 1 महीना भी नहीं चलेगा प्रोजेक्ट। उसके लिए मैं कम से कम 2-3 लाख की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहूँगी। सो व्हाट I'll get is, मैं इंटरनेट के थ्रू एक हाई एंड सर्वर की मशीन ले लूंगी जिसके पास बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है। उसको मैं एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले रही हूँ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ले रही हूँ और मुझे वो एज अ सर्विस मिल रहा है, जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी एज अ सर्विस मिलती है, वाटर एज अ सर्विस मिलती है। सो आई एम गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड आई विल बी ओनली पेइंग फॉर द ड्यूरेशन, जब तक के लिए मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करूंगी। इज इट ओके? सो मेरे को क्या मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैं एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बोरो कर रही हूँ, मैं उतने टाइम के लिए यूज करूंगी, पे करूंगी जितने टाइम के लिए मैंने यूज किया है। पे पर यूज, जितनी देर के लिए मैंने उसको यूज किया उसके हिसाब से मैं उसकी पेमेंट करूंगी। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर मुझे मशीन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, यू आर जस्ट गेटिंग द बेयर मेटल मशीन, आपको सिंपल मशीन मिल रही है, बट उसके ऊपर आपको अपना सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो खुद मेंटेन करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको रन टाइम्स खुद डालने पड़ेंगे, आपको फ्रेमवर्क्स खुद डालने पड़ेंगे, डेटाबेसेस को खुद डालना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं ये काम भी खुद नहीं करना चाहती, ये काम भी मैं किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे देती हूँ कि मुझे एक रेडीमेड मशीन बना के दे दो जिसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी का स्टैक होना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर स्टैक होना चाहिए, और मैं सिर्फ उस मशीन को यूज करना चाहती हूँ। लेट्स से मेरे को पाइथन की ये वाली लाइब्रेरीज डाल के दे दो, डेटाबेस का ये वर्जन डाल के दे दो, और लेट्स से पाइथन के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स डाल के दे दो। तो ये सारा एक बेयर मेटल मशीन, और उसके ऊपर जो जो आपको टेक्नोलॉजी स्टैक की जो रिक्वायरमेंट थी, आपको वो पूरा का पूरा स्टैक रेडी होके अगर मिल रहा है, सो दैट बिकम्स योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि आपको पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पूरा रेडी मिल रहा है। आप सिर्फ वो लो और आप अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या हो गया कि आप रेडीमेड एप्लीकेशन ही जो है वो इंटरनेट पे यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपना जीमेल यूज करते हो, वो आपका पूरा का पूरा एक वो है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आपने ऑफिस 365 सुना होगा। ऑफिस 365 क्या है? Instead of installing Microsoft Office on your system, you are using Office 365. That is the cloud version of Microsoft Office. आपको 1 year या 2 year के लिए लाइसेंस दे देता है। उस लाइसेंस के टाइम तक के लिए आप उसको यूज कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर, आपने ड्रॉपबॉक्स सुना होगा। ड्रॉपबॉक्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो बेसिकली आपको क्लाउड पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो कि आपने अपनी मशीन पे नहीं इंस्टॉल किया, आपने अपनी मशीन पे वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया, बट स्टिल यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, वो आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे हो। सो बेसिकली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप सिर्फ बेयर मेटल मशीन लेते हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना एक टेक्नोलॉजी स्टैक भी ले लेते हो, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप बेसिकली एप्लीकेशन पूरा का पूरा ले रहे हो, जिस पूरे एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम सुना हुआ है किसी? Yes, ma'am. कौन कौन से? Microsoft Azure. Azure, ओके। सो बेसिकली मैं ये AWS. AWS, राइट। मैं ये लिखना चाहती हूँ, शायद माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ओरेकल है, देन AWS है। AWS स्टैंड फॉर Amazon वेब सर्विसेज। ये सारे आपके कुछ फेमस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल को देखो। ऑल्दो बुक में इतना डिटेल में दिया होता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से मुझे लगता है, चलो छोड़ दो, ये तुम रहने दो। आई थिंक आई एम डन विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज ऑलमोस्ट डन। ओ नहीं नहीं नहीं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, दैट इज द रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम।
Real-time embedded system is the special type of systems where the rigid time limits have to be maintained. Rigid time limits have to be maintained. If those time limits are not maintained, then the whole system will crash. For example, आपका ATC का एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है, अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो वो इमीडिएट लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो प्लेन है वो कहीं का कहीं और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स आपके ऐसे एप्लीकेशंस जो कि रियल टाइम में चल रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का होना है, ऑफिस ऑटोमेशन का होना है, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार का इंजन जो काम होना है इमीडिएटली, ब्रेक लगाइए तो इमीडिएटली ब्रेक लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में भी लग जाएगी तो काम चल जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स हैं, आपने बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखे होंगे, बॉटलिंग प्लांट्स देखे होंगे डिस्कवरी वगैरह पे. अगर कोई एक्शन लेना है, बॉटल्स की कैप अभी फिक्स करनी है तो वो अभी फिक्स करनी है. सो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ applications which have well developed fixed time constraints, अगर time constraints जो हैं वो नहीं follow होते हैं, then the whole system will fail. It will lead to the whole system failure. Right? एक मिनट रुको. ये लाइन पढ़ो. एडिट सिस्टम run the real time operating system. A real time system is used when the rigid time constraints have been placed on the operation of the processor or the flow of data. ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो. A real time system has, I'm sorry, this paragraph, a real time system I'm here. A real-time system has well-defined fixed time constraint. Processing must be done within the defined constraint or the system will fail. For example, it would not do for a robot arm to be instructed to halt after it had smashed into a car it was building. ठीक है. सो ऑब्वियसली जिस टाइम पे अगर ब्रेक लगनी है तो वो तभी लगनी है. रोबोट के हैंड को अगर स्टॉप करना है तो इमीडिएटली स्टॉप करना है. रियल टाइम सिस्टम फंक्शंस करेक्टली only if it returns the correct result within its time constraints. Contrast this is to a system with time sharing systems की जब हम बात करते थे, वहां पर हमारा जो कंसर्न होना चाहिए था वो ये था कि हमें रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट मिले, विच मे हैव नो टाइम कंस्ट्रेंट एट ऑल. तो हमारे जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे इमीडिएट कंसर्न मेरा ये होता है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ठीक टाइम तक वापस आना चाहिए. जो टाइम कंस्ट्रेंट्स मैंने दिए हैं उन्हीं टाइम कंस्ट्रेंट्स में वर्क करना चाहिए, जो कि बाकी के सिस्टम्स में नहीं होता. तो इस तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर होते हैं, ऑटोमेशन प्लांट्स के अंदर होते हैं, एटीसी के एप्लीकेशंस होते हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के एप्लीकेशंस होते हैं. ओके, सो उनको बनाने के लिए हमारे स्पेशल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं विच इज नोन एज ASICs. ASIC क्या करते हैं? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. डन. So this was the last topic for the chapter. Although the chapter was very long and it took almost 2 weeks to complete the topic and theoretical भी था, but believe me that forms the basis for the whole of the semester. मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि मैं तुम्हें abstract वे में भी पढ़ाऊँ और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी ना लेके जाऊँ, ऊपर से पढ़ाने की कोशिश की है. जो कुछ भी हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो हम subsequent chapters में पढ़ेंगे. ठीक है. Now let me come to the attendance part.